बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बारे में और औषधीय पौधों की खेती के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के पशुपालक बकरी, सूकर, मुर्गी और बतख पालन के लिए ले सकते हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभ। ग्राम या पंचायत स्तर पर लघु कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए ले सकते हैं अनुदान। ग्लेडियोलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अमेरिकन ब्यूटी। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इन जिलों के ग्रामीण बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना, बैकयार्ड लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन योजना, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना और बतख चूजा वितरण योजना से लाभ ले सकते हैं। इन योजनाओं में अलग अलग श्रेणी के लाभुकों को 90% और 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड स्तरीय समिति के पास 30 सितंबर तक आवेदन जमा कर दें। राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना करने की योजना है। इस योजना से लाभ लेने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह, सखी मंडल और कृषक समूह जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसमें मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, कृषि प्रसंस्करण यंत्रों सहित अन्य सहायक कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा 80% अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसान भाइयों, खरीफ मक्का से अच्छी उपज लेने के लिए फसल की अनुशंसित अवस्था में अनुशंसित उर्वरकों को अनुशंसित मात्रा में उपयोग करें। साथ ही पौध संरक्षण के लिए समुचित रोग और कीट प्रबंधन करें। 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक पोषक तत्व का प्रबंधन, दूसरा पानी का प्रबंधन और तीसरा कीट व्याधि का प्रबंधन। पोषक तत्व का प्रबंधन में आपकी फसल जिस भी अवस्था में है, हम जिस समय में बुआई करते हैं, खेत तैयार करते वक्त पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास खेत में डाल देते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको हम बांट करके डालते हैं। जिस समय में आप बुआई कर रहे होते हैं, कुल नाइट्रोजन का मात्र 10% उस समय में डालना चाहिए। जब पौधा 4 पत्ता वाला अवस्था में रहता है तो उस समय में 20% डालना चाहिए, और जब पौधा में 8 पत्ता वाली अवस्था आ जाती है तब 30% डालना चाहिए। फिर जब फूल आने का वक्त होता है उस समय में 30%, और जो बचा वो अंतिम में जिस समय में दाना भर रहा होता है उस समय में दीजिएगा। बागवानी फसल ग्लैडियोलस फूल की खेती के लिए वर्तमान तिथि से पूरे नवंबर महीने तक फसल लगाई जा सकती है। राज्य के जो किसान ग्लैडियोलस फूल की खेती करना चाहते हैं वे इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद कैंडीमैन, अमेरिकन ब्यूटी, जेस्टर, हर मैजेस्टी, व्हाइट प्रॉस्पेरिटी या साल्विया लगा सकते हैं। ग्लैडियोलस फूल की खेती के लिए 1.6 लाख कंद प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इन कंदों को कतार में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और कंदों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ग्लैडियोलस के बेहतर पुष्पन के लिए उन्नत प्रभेद कैंडीमैन, अमेरिकन ब्यूटी, जेस्टर, हर मैजेस्टी, व्हाइट प्रॉस्पेरिटी या साल्विया का चुनाव कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 2 से 3 लाख फूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। राज्य के जो किसान वनोत्पाद के रूप में लाह की खेती करते हैं वे टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण लेग शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, आप फ्रेंच बीन की खेती तो करते ही होंगे, लेकिन झाड़ीदार फ्रेंच बीन की उन्नत खेती कैसे करें, इसका रख रखाव कैसे करें, कौन सा बीज इस्तेमाल करें, कैसे खाद डालें, विस्तृत जानकारी लेकर हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। बरसात का समय है और फ्रेंच बीन की खेती हमारे झारखंड में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। ऐसे में कितना उपयुक्त होगा ये समय इस खेती को शुरू करने के लिए, इस पर विशेष तौर पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी। तो जैसा कि हमारा विषय है कि फ्रेंच बीन की खेती कैसे करें, क्या उपयुक्त समय है अभी ये हमारे किसान भाइयों के लिए इस खेती को करने के लिए, या इसमें और वैज्ञानिक तरीके से कुछ जोड़ा जा सकता है? किसान भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच बीन एक लोकप्रिय सब्जी है झारखंड राज्य में। बहुत सारे किसान भाइयों द्वारा इसे सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है और अच्छी आमदनी अर्जित की जा रही है। ये एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और संतुलित आहार में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए मानव शरीर के लिए एक अच्छे स्रोत के रूप में ये कार्य कर सकता है। तो फ्रेंच बीन की जब हम खेती करते हैं की बात करते हैं तो इसे हम झाड़ीदार फ्रेंच बीन और लत्तर वाली फ्रेंच बीन, दो प्रकार की फ्रेंच बीन को उगाया जाता है, जिसमें से जो लत्तर वाली होती है वो बरसाती खेती के रूप में, और बाकी जायद और रबी मौसम के लिए हम झाड़ी वाली किस्मों का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन में अगर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो झारखंड राज्य के लिए उपयुक्त हैं, तो उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के शोध संस्थान जो प्लांडू रांची में स्थित है, वहाँ से विकसित स्वर्ण प्रिया प्रजाति यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा अर्का कोमल, पंत अनुपमा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित पूसा पार्वती प्रजाति का किसान भाई चयन कर सकते हैं। इसमें से पूसा पार्वती प्रजाति थोड़ी अगेती होती है। बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद ही इसकी प्रथम तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है और इससे उपज भी अधिक मिलती है। किसान भाइयों, जब कभी भी हम फ्रेंच बीन की खेती की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रजातियों के बाद जो बीजों की मात्रा होती है वो 30 से 32 केजी प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। ये ज़रूर ध्यान दें कि जब आप बीजों को लगाने से पूर्व इनका उपचार ज़रूर कर लें। इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा जब कभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि उसे धूप में कभी भी इस्तेमाल ना करें और उसको बीजोपचार के तुरंत बाद ही शीघ्र इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो सबसे पहले इसमें बात आती है, जो खेत की तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो जब खेत का चुनाव करते हैं तो ऐसे खेत का चुनाव करें जहां जल जमाव की स्थिति ना होती हो और जिसकी भूमि उर्वर होती हो। झारखंड राज्य में थोड़ा सा अम्लीय मृदा अधिक पाई जाती है। अम्लीयता एक यहाँ की मृदा की प्रकृति है जिसको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है एक अच्छी उपज सुनिश्चित करने के लिए। तो उस क्रम में खेती के लिए उपयुक्त चूना या डोलोमाइट का किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति डिसमिल की दर से हमें प्रयोग करना होता है। और जो बुआई का समय होता है, बुआई के निर्धारित समय से 15 दिन पूर्व अंतिम जुताई के समय इसमें खेत में मिला देना चाहिए, जिससे जो मृदा नमी है और जो भी हम डोलोमाइट या चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी रासायनिक क्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल जाए और जो बीज है उसको नुकसान ना पहुंचे। किसान भाइयों, अगर हम इसमें विभिन्न प्रकार की खेत की तैयारी की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की बात करते हैं, तो खेत की तैयारी के लिए 2-3 जुताई करके खेत को पाटा चला के समतल कर लें और उसके बाद अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। गोबर की खाद अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जो खाद है वो पूरी तरह से सड़ चुकी हो, अन्यथा जो कुछ भी हम पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं उसमें
जो गोबर की खाद है उसको सड़ाने में भी उसका उपयोग होने लगता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दीमक का प्रकोप अगर हम कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो संभावना बनी रहती है बढ़ने की। तो इसलिए हमेशा सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसकी पूर्ति भी आवश्यक होती है। चूँकि ये दलहनी फसल है तो इसमें भी नाइट्रोजन की जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसकी पूर्ति के लिए 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, फास्फोरस की पूर्ति के लिए डाई अमोनियम फास्फेट लगभग 50 किलोग्राम और पोटाश की पूर्ति के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसमें किया जा सकता है। जब ये बात का हम ध्यान देते हैं कि शुरुआत में जब जो शुरुआती प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें मृदा नमी अवश्य पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, तो इसके लिए जब हम बुआई कर रहे हैं तो उसमें हल्की सिंचाई अवश्य कर दें और ये सुनिश्चित कर लें कि बीजों के पर्याप्त अंकुरण के लिए मृदा नमी जो आवश्यक है वो पर्याप्त मात्रा में बीजों को उपलब्ध रहे। बुआई के बाद थोड़ा सा 3 से 4 दिन बाद अगर मृदा की में नमी की कमी अगर हमें दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है, तो उसमें एक बार हल्की सिंचाई पुनः कर दें और अंकुरण होने के पश्चात जैसा कि आवश्यक हो, जैसा भी मृदा नमी जैसी हो और जैसा उस समय वातावरण हो, उसके अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पे या 15 दिन के अंतराल पे हम हल्की सिंचाइयाँ करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब फली लग जाता है उस वक्त भी हम देखते हैं कि जो फ्रेंच बीन है उसमें कीड़े आ जाते हैं, तो उस सब से बचने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? किसान भाइयों, फ्रेंच बीन में वैसे तो बहुत ज़्यादा कीटों का और रोगों का प्रकोप इस समय नहीं होता है जो हम आगे लगाने जा रहे हैं, परंतु फिर भी कभी कभी इसमें लाही का या जिसे माहू या एफिड कहते हैं और इसके अलावा फली छेदक कीट का प्रकोप देखा जाता है। अगर लाही का प्रकोप देखा जाता है तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL बाज़ार में उपलब्ध है। इसका 1 ml दवा का 3 लीटर पानी में घोल के इसका हम प्रयोग करें, छिड़काव करें और अगर आवश्यकता हो तो 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पे इसे फिर से हम दोहरा सकते हैं। अगर बात करते हैं फली छेदक कीट की तो इसके लिए हम फ्लूबेन डाईएमाइड 480 SC इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 ml दवा का 4 लीटर पानी में घोल के इस दर से इसका छिड़काव करें। इसके अलावा कभी कभी थोड़ा सा इसमें पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखी जाती है, तो उसके लिए सल्फेक्स 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं तो इससे इन रोगों का और कीटों का अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपको कि आप किस तरह से झाड़ीदार फ्रेंच बीन का बरसात के मौसम में अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी जानकारी देने के लिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको लाभ देगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार। हमारे किसान बड़े पैमाने पर औषधीय पौधे की खेती भी कर रहे हैं और उसकी उन्नत किस्म लगा रहे हैं। कौन कौन से उन्नत किस्म है, इसकी रखरखाव कैसे होती है, उसका मूल्य संवर्धन कैसे होता है, इन सभी जानकारी को लेकर हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। तो चलिए अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। आज हम बात करेंगे औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती व मूल संवर्धन के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर जय कुमार। सर, आप सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान भाई कौन कौन सी औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले जो औषधीय पौधों की खेती है ये इसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि विगत साल 1.5 साल से जो हम लोग ये कोविड-19 के पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, इसमें औषधीय पौधों की भूमिका बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है, जिसके कारण कि हमारे ठीक रहने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे स्वस्थ रहने की जो क्षमता वो बढ़ जाती है। अब मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो हमारा झारखंड जो है औषधीय पौधों से परिपूर्ण प्रदेश है। हमारे यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं, लेकिन हुआ ये कि जो झारखंड से जो औषधीय पौधों का जो दोहन है वो इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हमारे जंगलों से औषधीय पौधे लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं, और यदि वो इसी प्रकार से ख़त्म होते चले गए तो विगत आने वाले कुछ वर्षों में ये औषधीय पौधे हमारे पास रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरत है कि उसकी वैज्ञानिक खेती हमारे खेतों में बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से की जाए, ताकि उसकी जो उपज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपज ले पाएँ और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो पाए। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो यूँ तो सारे पौधे ही औषधीय होते हैं, लेकिन झारखंड में लगभग 550 प्रकार के औषधीय पौधे जो हैं वो हमारे जंगलों में लगभग पाए जाते हैं, जो औषधीय पौधों की कैटेगरी में आते हैं। उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो लाभकारी हैं, जिसकी व्यावसायिक खेती हमारे झारखंड में शुरू की जा सकती है। अनेक जगह इसकी खेती
अभी शुरू भी हो गई है। उसमें सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा वो कालमेघ के बारे में, जिसको हम लोग गलती से हम लोग चिरायता भी बोलते हैं झारखंड में। कालमेघ जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का पौधा है और इसमें प्रचुर आमदनी होती है। इसके अलावा हमारे झारखंड में शतावर काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारे जंगलों में पाया जाता है। सर्पगंधा काफ़ी हमारे जंगलों में पाया जाता है। गुड़मार पाया जाता है। ये हमारे जंगल का जो हमारी जो झारखंड प्रदेश में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और औषधीय पौधे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पौधा प्राकृतिक रूप से जिस प्रदेश में पाया जाता हो उसकी खेती करनी लाभप्रद है। हमारे झारखंड प्रदेश में जो प्राकृतिक रूप से जो औषधीय पौधे पाए जाते हैं उसकी खेती हम लोग अपने खेतों में व्यावसायिक तरीके से करें, ताकि उसका उपज जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। तो मैं 5 पौधों को आप लोग को लिस्टेड करना चाहूँगा जिसकी खेती आप लोग ज़रूर अपने खेतों में करें। सबसे पहले कालमेघ, उसके बाद शतावर के बाद सर्पगंधा के बाद तुलसी के बाद अश्वगंधा। एलोवेरा की खेती हमारे झारखंड में जो ड्राई रीजन है, जैसे पलामू गढ़वा का रीजन है, वहाँ पे एलोवेरा की खेती सक्सेसफुली की जा सकती है। इन मतलब प्रभेदों की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं? जी, जब भी आप क्रॉप को लगाना चाहें तो सबसे पहले आपको क्रॉप में लगाने से पहले, खेत में लगाने से पहले आपको उसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी में इसलिए तैयार करनी पड़ती है कि नर्सरी में आपको स्वस्थ पौधे मिलेंगे। डायरेक्ट सीडिंग करेंगे खेत में तो हो सकता है कि जर्मिनेशन कम हो जाए या जो पूरे खेत की जो स्टॉकिंग होनी चाहिए वो कम हो जाए। तो आपको पहले उसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। नर्सरी तैयार करने के लिए मैं एक एक करके थोड़े मैं आपको बता देता हूँ। कालमेघ की नर्सरी जब आप तैयार करें, नर्सरी तैयार करने का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही है। आपको बेड, भुरभुरा बेड बनाना पड़ेगा। उसमें 3 भाग गोबर, 2 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू मिला के उसको समतल करना पड़ेगा। आप बेड की लंबाई 10 मीटर रखें और चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर के आसपास रखें। उसके बाद बीज को लगाने से पहले आप बीज देख लें कि बीज आपकी अच्छी क्वालिटी की हो और उसी साल के हों, यानी बीज की वायबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि पुराना बीज आपको मिल जाए और आप उसे नर्सरी बेड में डालेंगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। जो बीज ताज़ा होना चाहिए, अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए। बीज को लगाने से पहले प्रायः बीज को हम लोग 24 से 48 घंटे हम लोग फूलने देते हैं। यदि बीज छोटी है तो 24 घंटे, यदि बीज बड़ी है और कड़ी है तो उससे 48 घंटे। 48 घंटे फूलने के बाद उसकी लाइन सोइंग करें। हर एक पौधे की, हर एक बीज की लाइन सोइंग करें, यानी 2 लाइन के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें और लगभग 1 सेंटीमीटर गड्ढा जो है आप अपनी उंगली से कर सकते हैं और उसमें आप एक एक करके बीज को आप लगा दें। लगाने के बाद बीज को ढक दें। ढकने के बाद आप उसमें ऊपर से मल्चिंग यदि कर देते हैं, जैसे आप पुआल की मल्चिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जब आप पानी वगैरह देंगे तो वो आपके जो बीज जो हैं वो हिलेंगे नहीं। उसके कारण जो है आपका जो जर्मिनेशन अच्छा होगा। एक बार आपका जब पौधा जब जर्मिनेट कर जाए तो आप ध्यान रखें कि उसे सही टाइम पे पटवन मिले, जैसे इरिगेशन मिले सही टाइम पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जब बीज आपके पौधे पूरी तरीके से तैयार हो जाए तब आप उसे अपने खेतों में ले जाएं। सर, उसका मूल संवर्धन हमारे किसान भाई कैसे करें अपने लेवल पे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो? हाँ, जैसे कालमेघ का मैंने बताया कि कालमेघ एक ऐसा क्रॉप है जिसमें पूरा का पूरा प्लांट यूज होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे कालमेघ है, आप उसे 3 महीने की एक क्रॉप है, 3 महीने में एक क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है फ्लावरिंग के पहले। तो फ्लावर जैसे आपको लक्षण है कि फ्लावर कालमेघ में आने लगा तो आप उसके पूरे प्लांट को आप हार्वेस्ट कर लें। हार्वेस्ट करने के बाद जड़ वाला जो पोर्शन है उसे आप काट के अलग कर दें। उसके बाद आप उसकी सेट ड्राइंग करें, छाया में सुखाएं और छाया में सुखाने के बाद जब अच्छी तरीके से वो सूख जाए तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर या डंडे से पीटकर आप उसे बोरे में पैक करके आप उसे उचित जगह पे बेच सकते हैं। अब जैसे अश्वगंधा और सर्पगंधा, ये दोनों जड़ वाली क्रॉप है। इस दोनों जो पौधे जो होते हैं इसका जड़ यूज होता है। तो जब आप इसे हार्वेस्ट करें तो हार्वेस्ट करने के टाइम में आप ध्यान रखें कि जड़ का जो छिलका है, ऊपरी पोर्शन जो जड़ का छिलका है वो डैमेज ना हो, क्योंकि जड़ के छिलके में ज़्यादा केमिकल कंटेंट होता है तो वो डैमेज नहीं हो। अब उसके बाद उखाड़ने के बाद आप उसकी जड़ की मोटाई के अनुसार, उखाड़ने के बाद पहले आप उसे काट लें। काटने के बाद आप उसे सुखा लें और सुखाने के बाद जड़ की जो मोटाई है उसके अनुसार उसकी ग्रेडिंग करें, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। उसकी ग्रेडिंग करने के बाद फिर आप उसको जो है यदि आप उसका मूल संवर्धन करना चाहते हैं और यदि आपके पास कूटने पीसने की अच्छी मशीन है, पल्वराइजर है, तो आप उसे डस्टिंग के फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप उसे जड़ को अनेक ग्रेड में बांट के आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। शतावर की बात आई, शतावर जो है उसका जैम एंड जेली बनता है। तो शतावर के जो राइजोम होते हैं उसके ऊपर पे एक पतली सी परत होती है जो थोड़ी सी पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। तो इससे पहले कि आप जैम एंड जेली बनाएं वो पतली सी परत को आपको हटानी पड़ेगी। हटा देने के बाद फिर आप उसे बॉयल करके
उसमें जो है कितने मात्रा में शुगर डालना है, कितने मात्रा में प्रिजर्वेटिव डालना है, ये निर्धारित होने के बाद आप उसकी जैम एंड जेली सिरप भी तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते किसान भाई। जानकारी कैसी लगी किसान भाई बहन? हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, जानकारी को इकट्ठा करते हैं आपके फ़ायदे के लिए, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन बातों पर अमल करें। अमल करेंगे तो लाभ ज़रूर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता दें, अगर आपने कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं ली है तो ज़रूर ले लें, क्योंकि कोरोना का इलाज वैक्सीन के अलावा कुछ नहीं है। साथ ही साथ आप वैसे जगह पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, और उसके साथ साथ अगर आप जाना भी पड़े तो मास्क लगाकर ज़रूर जाएं। फिलहाल यहाँ पर इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।